वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न सर्विसेज। आई एम गुंजन गुप्ता और मैं आपको करंट अफेयर्स की सारी जानकारियाँ दूंगी। हम रोज़ रोज़ करंट अफेयर्स नहीं लेके आएंगे, लेकिन वीक में आपके लिए एक बार आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आएंगे जो कि पूरे के पूरे वीक का रहेगा। तो आज है मंडे हमारा एक वीक कंप्लीट हो गया है मार्च का। तो हम मार्च का फर्स्ट वीक हम आज लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट वीक मार्च के लिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाया गया है? आपके पास ऑप्शन है 3 मार्च, 8 मार्च, 5 मार्च या फिर 1 मार्च। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 मार्च। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे के रूप में मनाया जाता है और इसके पहले बहुत सारे डेज डिस्कस हो चुके हैं जो कि आज हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में 1 मार्च को मनाया गया था शून्य भेदभाव दिवस, मीन्स जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, जिसके अंदर भेदभाव को ख़त्म करने के लिए इसको जागरूकता फैलाई जाती है। और दूसरी बार मनाया गया था 3 मार्च को मनाया गया था विश्व श्रवण दिवस, वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया गया है 3 मार्च को। और उसके बाद फिर मनाया गया था 3 मार्च को ही मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस, मीन्स वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे भी मनाया गया है 3 मार्च को। उसके बाद मनाया गया था 4 मार्च को मनाया गया था राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, इंटरनेशनल सेफ्टी काउंसिल। और ये पूरे एक वीक चलता है। राष्ट्रीय सुरक्षा जो दिवस है वो पूरी एक वीक चलता है। और उसके बाद आज के दिन मनाया गया है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो ये थे सारे के सारे जो मार्च के जो इंपॉर्टेंट डे थे उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अभी निम्न में से किस राज्य ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या फिर दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है। भारत भारती जो होता है वो हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान लखनऊ के माध्यम से दिया जाता है। जो सर्वश्रेष्ठ जो योगदान देते हैं इसके क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में जिसका सबसे ज़्यादा योगदान रहता है उसको ये पुरस्कार मिलता है। तो ये भारत भारती पुरस्कार के लिए किन्हें सम्मान दिया गया है? इसका वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला, आपको इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के किस तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय और फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास लिया है? आपके पास ऑप्शन है केदार जाधव, रविंद्र जडेजा, आर विनय कुमार या फिर रोहित शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर विनय कुमार ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम तेज गेंदबाज आर विनय कुमार ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। विनय कुमार ने भारत की तरफ से कितने एक टेस्ट मैच, 31 वनडे और 9 T20 मैच खेल चुके हैं। वे भारतीय टीम के आखिरी बार कब मैदान में उतरे थे? 13 नवंबर 2013 में वो मैदान में उतरे थे और उन्होंने 31 वनडे मैच खेला है। तो आपको इनका नाम याद रखना है, आर विनय कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय और फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी एंटी ग्लोब टेररिस्ट वॉच डॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है? आपके पास ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन या फिर नेपाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉच डॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है। आपको याद रखना है पाकिस्तान को। अब यहाँ पे FATA जो द्वारा ये निर्णय लिया गया था क्योंकि आतंकवाद का मुकाबला करने हेतु 27 सूत्रीय कार्यजनों की पूरी तरह से पालन करने वाला देश जो है ये इसमें विफलता इसने हासिल की है, पाकिस्तान ने विफलता हासिल की है, इसीलिए इसको ग्रे लिस्ट की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी पुरातत्व सर्वेक्षण के किस राज्य में सीतामढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है? आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे बिहार,
उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर राजस्थान? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने झारखंड की सीतागढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास टीले में दफन बौद्ध मठ की खोज की है। इस स्थल के नज़दीक पहले एक प्राचीन बौद्ध स्थल हुआ करता था, जिसको टीले के नीचे क्या कर दिया गया था, दफन कर दिया गया था। और इसमें क्या था, हाथ से इशारा करने वाली एक मूर्ति, जो देवी तारा की मूर्ति थी, उसकी 4 मूर्तियां यहाँ पर प्राप्त हुई हैं, पाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तमिलनाडु की सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए राज्य में लागू मौजूदा प्रतिबंधों को कितने तारीख तक बढ़ाया है? आपके पास ऑप्शन है 10 मार्च, 20 अप्रैल, 31 मार्च या फिर 10 अगस्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 मार्च। तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए राज्य में लागू मौजूदा प्रतिबंधों को 31 मार्च तक बढ़ाया है। राज्य सरकार ने जिला अधिकारियों को फेस मास्क के इस्तेमाल, हाथ साफ करने और सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने को कहा है। ठीक है, और अधिकारियों को ट्रेन व हवाई यात्रा सहित विभिन्न गतिविधियों संबंधित एसओपी को सख्ती से लागू करने का कहा भी गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी सरकार की तरफ से जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर प्रथम पे है? आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे पटना, बेंगलुरु, रांची या फिर लखनऊ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। केंद्र सरकार ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया है, जिसमें कर्नाटक की राजधानी जो बेंगलुरु है वो सबसे टॉप पर है। ठीक है, बेंगलुरु को 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में रहने वाले देश का सबसे अच्छा शहर माना गया है। और 10 लाख आबादी से कम शहरों वाला देश में शामिल किया गया है शिमला भी सबसे अच्छा शहर माना गया है, लेकिन वो 10 लाख की आबादी से कम वाले शहर हैं, है ना। और 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर में बेंगलुरु टॉप पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी चीन ने पिछले वर्ष के अनुसार अपने रक्षा बजट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? आपके पास ऑप्शन है 6.8, 2.8, 4.8 या फिर 5.8। यहाँ पे 5.8 रहेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.8%। तो चीन ने रक्षा बजट को 209 अरब डॉलर बढ़ाकर कर दिया है, जो पिछले साल की तुलना में 6.8% अधिक है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 6.8% अधिक हो गया है। 2020 में 2.3% दर बढ़ी थी, और उसके पहले 45 सालों में सबसे कम दर बढ़ी थी 2020 में, और अभी बढ़ाकर कर दिया गया है 6.8। तो आपको याद रखना है 6.8 अभी रक्षा बजट का प्रतिशत बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट ने किसे टेस्ट टीम का नया कप्तान चुना है? आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे डिल एंगर, हासिम अमला, टेम्बला बाबूमा या फिर फाक डू प्लेसिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीन एंगर को दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट टीम का नया कप्तान चुना है। दक्षिण अफ्रीका का क्रिकेट टीम जो कप्तान है वो उनका नाम है डीन एंगलर। वहीं बोर्ड के टेम्पा बाउमा को अपने समिति ओवरों को कप्तान के रूप में नामित किया गया। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे ऑप्शन दिया है, कौन सी नंबर पे जो ऑप्शन है, इनको किसके रूप में नामित किया गया है? इनको सीमित ओवरों के कप्तान के रूप में नामित किया गया। और यहीं पे बता दें कि जो डी एंगलर हैं वो दक्षिण अफ्रीका के लिए अब तक 67 टेस्ट और 8 वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। ठीक है, आपको याद रखना है टेस्ट में इन्होंने 39.8 के औसत से 4260 रन बनाए थे, और वहीं वनडे के नाम पर इन्होंने 101 रन दर्ज हासिल की है। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के
शोधकर्ताओं ने झाड़ी मेंढकों के 5 नई प्रजातियां खोजी है। आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर नेपाल, चीन, रूस या फिर अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। भारत और अमेरिका के शोधकर्ताओं ने झाड़ी मेंढकों की 5 नई प्रजातियां खोजी है। मेंढक की इन प्रजातियों को पश्चिम घाटों में खोजा गया है। आपको याद रखना है कहाँ खोजा गया है, पश्चिम घाटों में खोजा गया है। जो विश्व स्तर पर मान्यता जैव विविधता हॉटस्पॉट है, उसको जैव विविधता हॉटस्पॉट माना गया है। वहीं पे खोजा गया है 5 प्रकार की प्रजातियों, मेंढकों की 5 प्रजातियां खोजी गई हैं जो उनके परिवार से संबंधित होती हैं। यह खोज पश्चिम घाट के जीनस राउस्टल के झाड़ी मेंढकों में पर लंबे व्यापक अध्ययन का हिस्सा है। बहुत बहुत पहले से इस पे अध्ययन चल रहा था और अब इस समय खोजा गया है। लेकिन आपको याद रखना है कहाँ खोजा गया है, भारत और अमेरिका के शोधकर्ताओं ने मिलकर खोजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभी, निम्न में से किस देश ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस को लेकर कतर के साथ 10 साल तक का समझौता किया। आपके पास ऑप्शन है नेपाल, चीन, पाकिस्तान या फिर भारत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस मीन्स लिक्विड नेचुरल गैस को लेकर कतर के साथ 10 साल तक समझौता किया है। नए समझौते पर दोनों देशों के हस्ताक्षर हुए हैं और ये काफ़ी कम दर पे हस्ताक्षर किया गया। मतलब इसका दर जो रहेगा वो बहुत कम रखा जाएगा और उसके ऊपर हस्ताक्षर किया गया है। पाकिस्तान और कतर के बीच नए समझौते से पाकिस्तान के लिए 10 वर्षों में लगभग $3 बिलियन का बचत करने को मदद मिलेगी। पाकिस्तान को इससे बहुत मदद मिलेगी। कितनी मदद मिलेगी? $3 बिलियन की मदद मिलेगी इसको बचत करने की। ठीक है, नए अनुबंध के अनुसार पाकिस्तान पूर्व समझौते पर लगभग $316 बिलियन का भुगतान करेगा। कितने बिलियन का भुगतान करेगा? $316 मिलियन का भुगतान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईपीएफओ ने वर्ष 2020-21 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज का दर कितने प्रतिशत बनाए रखने का फैसला किया है। आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे 8.5, 6.5, 5.5 या फिर 9.5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8.5। ईपीएफओ ने 2020-21 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज की दर कितनी रखी है? 8.5 बनाए रखने की घोषणा की है, फैसला किया है। श्रम मंत्रालय के व्यक्तित्व ने कहा है कि कर्मचारियों को निधि संगठन भविष्य निधि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मीन्स ईपीएफओ के केंद्रीय न्यायिक बोर्ड में श्रीनगर में बैठक हुई थी। बैठक कहाँ हुई थी? श्रीनगर में बैठक हुई है और इसी में निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें हम तो अंशधारकों का जो वर्ष है 2020 और 21 ने अपने कोष में 8.5 दर का ब्याज मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभी, चैंपियन एंड वेटरनस समिति की अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। आपके पास ऑप्शन है MC मैरी कॉम, पिंकी रानी, मंजू रानी या फिर पूजा रानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा MC मैरी कॉम। मैरी कॉम को चैंपियन एंड वेटरनस समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब आपको यहाँ पे बता दें, अब यहाँ पे MC मैरी कॉम के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि 6 बार ये विश्व चैंपियन MC मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने चैंपियन एंड वेटरनस समिति का अध्यक्ष चुना गया है। किसका अध्यक्ष चुना गया है? AIBA की अध्यक्ष चुनी गई हैं MC मैरी कॉम। और इनके बारे में इसके बारे में हमने वीडियो में भी डिस्कस किया था, करंट अफेयर्स के वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा, उसके अंदर मैंने मैरी कॉम के सारी चीज़ों के बारे में बताया था कि उन्होंने कितने कप जीते हैं, क्या क्या कप जीता था। ठीक है, तो आप वो वीडियो भी देखिए और उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे हम बात करें कि अगर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात करें तो यहाँ पर 2012 में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मैरी कॉम जो हैं वो AIBA निदेशक बोर्ड की वोटिंग के बाद इस पद पर चुना गया है। और ये एक मुक्केबाजी हैं, भारतीय मुक्केबाजी
हैं ये, ठीक है। आपको इनका नाम याद रखना है, एमसी मैरी कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति के लिए समझौता किया है? इसके पास आपके पास ऑप्शन है नेपाल, चीन, फिलीपींस या फिर रूस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलीपींस। भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया, तभी इसका नाम क्या है, ब्रह्मोस, ठीक है। तो ब्रह्मोस से आपको दोनों नदियों का नाम पता चल जाएगा। ब्रह्मपुत्र, भारत की ब्रह्मपुत्र नदी, और रूस की मोस्कवा नदी पर रखा गया है, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इसरो स्पेस द्वारा डिज़ाइन किया गया है और उसकी विकसित भी और निर्मित भी किया गया है। डिज़ाइन भी इसरो एयर स्पेस ने किया है, विकसित भी किया है और निर्मित भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह के वेटरनस कंटेनर्स टर्मिनल का विकास करने का ठेका किस देश को दे दिया है? आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर नेपाल, रूस, एक और बार नेपाल लिख दिया, कोई बात नहीं, नेपाल, रूस, भारत या फिर चीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। श्रीलंका ने कोलंबो पोर्ट के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास का ठेका किसको दे दिया है? भारत को दे दिया है। टर्मिनल का विकास भारत और जापान के साथ बनी एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, उसके द्वारा किया जाएगा, ठीक है। श्रीलंका यह परियोजना 35 साल के पट्टे पर देगा। 35 साल के लिए ये परियोजना की गई है और श्रीलंका की सरकार ने इस निर्णय को कुछ सप्ताह में ही इसी बंदरगाह के एक टर्मिनल का विकास का ठेका रद्द भी कर दिया था। श्रीलंका मंत्रिमंडल ने हाल ही में कोलंबो साउथ पोर्ट वेस्टर्न टर्मिनल का विकास की मंजूरी दे दी है। और कौन करेगा? भारत और जापान मिलकर करेंगे। यहाँ पे जापान का नाम नहीं लिखा मैंने, लेकिन भारत और जापान दोनों मिलकर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी T20 इंटरनेशनल में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के मारने वाले विश्व का दूसरा खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गया है? आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है किरोन पोलार्ड, महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा या फिर विराट कोहली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किरोन पोलार्ड जो है किरोन पोलार्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट के युवराज के बाद लगातार इन्होंने 6 गेंदों पर 6 छक्के मारने का दूसरे नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं। सबसे पहले नंबर के कौन है? युवराज सिंह है, ठीक है। तो उनका नाम भी आपको याद रखना है। किरोन पोलार्ड जो है उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ T20 इंटरनेशनल में एक ओवर में 6 छक्के मारने का कारनामा किया है। पोलार्ड ने ये उपलब्धि हासिल की है, किसमें हासिल की? इतिहास के दूसरे गेंदबाज बने हैं, ये दूसरे गेंदबाज बने हैं। इससे पहले कारनामा किसने किया था? अभी जस्ट मैंने बताया किसने किया था ये कारनामा, युवराज सिंह ने किया था, ठीक है। 2007 में T20 के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ खेला था युवराज ने। जब 2007 में जब T20 खेला था विश्व कप, किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ, तब उन्होंने एक ओवर में 6 छक्के जड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय की अपील की है और उसे कोविड-19 महामारी के कमजोर हो चुकी अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ बनाने के लिए हिल्स का उत्खनन करने की अनुमति दी है? किस हिल्स का उत्खनन करने की अनुमति दी? आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है पंजाब, बिहार, हरियाणा या फिर झारखंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हाल ही में हरियाणा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से अपील की है कि उसे कोविड-19 महामारी से कमजोर अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ बनाने के लिए अरावली हिल्स के खनन करने की अनुमति दी जाए। मतलब उसको अनुमति मिल जाएगी तो उनकी जो अर्थव्यवस्था है उसमें कुछ सुधार लाया जा सकता है। इस रेंज का विस्तार गुजरात के हिम्मतनगर से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान,
720 किलोमीटर तक है इसका जो रेंज है, ठीक है। अरावली रेंज लाखों साल पुरानी है। इसका निर्माण भारतीय उपमहाद्वीप प्लेट के यूरेशियन प्लेट के मुख्य भूमि के टकराने के कारण हुआ था। आपको याद रखना है किसके कारण हुआ था। जो हमारा जो हमारे भारतीय महाद्वीप है उनकी प्लेट के यूरेशियन प्लेट जो है उसकी मुख्य भूमि टकराने पर इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किस शहर में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण की उद्घाटन किया है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है पटना, नई दिल्ली, लखनऊ या फिर जयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। यह राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक समुदाय के लिए भारत की जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की क्षमता का विकास करेगा। ये दर्शाता है, उनके सारे विकासों को दर्शाता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है। इसका लक्ष्य क्या रखा गया है? इसका लक्ष्य रखा गया है भारत को विश्व में से एक उभरे हुए जय निर्माणकों के केंद्र में मान्यता प्रदान की गई है। इसकी मान्यता किसने प्रदान की है? जय विनिर्माण केंद्र के रूप में इसकी मान्यता प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है? आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है। इस नीति के तहत बेंगलुरु नगरीय जिले के अलावा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन संस्थाओं को 2 करोड़ तक के किराए की आपूर्ति पेशकश 50% की आपूर्ति पेशकश की है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार ने इस परियोजना हेतु कॉलेजों के धन मुहैया करवाया है और कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के उन्नयन के लिए, उनके विकास के लिए लागत होगी वो क्या करेगी, उसका वहन करेगी, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि विकास के सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? इसका करेक्ट, इसमें ऑप्शन से आपके पास न्यूजीलैंड, फिजी, रूस या फिर नेपाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिजी। मीन्स केंद्रीय मंडल ने हाल ही में कृषि क्षेत्र के सहयोग हेतु भारत और फिजी के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। ये समझौता ज्ञापन जो है ये तारीख प्रभावी होगा 5 साल की अवधि के लिए लागू रहेगा। और ये अभी इसका समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है और ये 5 साल की अवधि तक लागू रहेगा। समझौता अनुसंधान कर्मियों, वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और तकनीकी का आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करेगा ये, ठीक है। किसके साथ? फिजी, भारत और फिजी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम पे 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर निम्न में से कौन बन गए हैं? आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा या फिर हरभजन सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। विराट कोहली इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। विराट के अलावा ये द रॉक के नाम के मशहूर एक्टर डेवन जॉनसन फुटबॉल और डेवन जॉनसन भी है, फुटबॉल क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नेमार के भी हैं मिलियंस में, लेकिन भारतीय मिलियंस बने हैं विराट कोहली, ठीक है। भारतीय सबसे पहले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं जिनके 100 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं इंस्टाग्राम पे। विराट कोहली ने अब तक 84 टेस्ट मैच, 2048 वनडे और 81 T20 टेस्ट खेले हैं, ठीक है। इन्होंने टेस्ट में 54.98 की औसत में 7,202 वनडे में रन बनाए हैं और 5.9 औसत से 11,100
11,867 T20 में इन्होंने रन बनाए हैं और इन्होंने अब तक 70 दशक लगाए हैं, 70 इन्होंने दशक लगा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रकाश किशोर को अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया है? आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है बिहार, कर्नाटक, असम या फिर पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अरविंदर सिंह ने प्रशांत किशोर को अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर बात करें पंजाब के जो अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे उसमें प्रशांत किशोर को 2017 में पंजाब विधानसभा के दौरान इनको चुना गया था। 2017 में इन्हें चुना गया था और अब ये बन गए हैं प्रधान सलाहकार के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। इससे पहले प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी के लिए काम कर चुके हैं। इन सब के लिए इन्होंने काम किया है और अब ये बन गए हैं पंजाब के मुख्यमंत्री के लिए जो प्रधान सलाहकार होते हैं उनके रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी वरिष्ठ राजनीय मनप्रीत बोहरा को किस देश में भारत का पहला नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, चीन या फिर रूस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। वरिष्ठ राजवीक मनप्रीत बोहरा को ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक बोहरा जो हैं वो 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रह चुके हैं। ठीक है, अभी मैक्सिको में भारत के राजदूत भी थे और बोहरा की नियुक्ति जो है ऐसे समय पर हुई है जब भारत और ऑस्ट्रेलिया का संबंध तेजी से आगे बढ़ रहा है और ख़ास तौर पर इन्हें हिंद प्रशांत के क्षेत्र में सहयोग को मजबूती कर रहे हैं। तो ठीक है, इनका आपको नाम याद रखना है। क्या नाम है इनका? मनप्रीत बोहरा बन गए हैं अगले उच्चायुक्त आयुक्त किए गए हैं ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी प्रेस सूचना ब्यूरो मीन्स PIB के प्रधान महानिदेशक पदभार निम्न में से किसने संभाला है? आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है अनिल त्यागी, राहुल सचदेवा, जयदीप भटनागर या फिर कमल झा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयदीप भटनागर को भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी जयदीप भटनागर को प्रेस सूचना ब्यूरो मीन्स PIB के प्रधान महानिदेशक का पदभार संभाला है और जयदीप भटनागर ने पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक पद से रिटायर हुए हैं अभी और के एस धनवातिया के स्थान लिया। इन्होंने पहले अभी इस स्थान पे कौन थे? KS धतवालिया इसके स्थान पे थे और अब इन्होंने किसका स्थान ले लिया है? जयदीप भटनागर ने अब इनका स्थान ले लिया है। जयदीप भटनागर जो हैं वो 1986 बैच के भारतीय सूचना आयोग के अधिकारी हैं और वे इनसे पहले दूरदर्शन में वाणिज्य और विपणन प्रभाग के प्रमुख सेवाएं भी इन्होंने दे चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी निम्न में से किस देश ने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है रूस, जापान, चीन या फिर बांग्लादेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस देश ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो आपको यहाँ पे नाम रखना है रूस का जो अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम क्या है? रोस्कोसमोस ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है जो कि आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी करेगा। ठीक है, यह उपग्रह जो है मौसम संबंधी समस्याओं के साथ साथ जल विकास समस्याओं को हल करने में आवश्यक जानकारी एकत्र करेगा और यह उपग्रह जो है आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए भी इसको लॉन्च किया गया है। यह रूस के उत्तरी क्षेत्र में भी
ये रूस के उत्तरी क्षेत्र में भी जाएगा और 24 घंटे इस पे निगरानी रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी के कार्यालय को कितने महीने तक बढ़ाया गया है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है 7 महीने, 10 महीने, 8 महीने या फिर 3 महीने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 महीने। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर के बोर्ड जो है वो चेयरमैन जो है वो कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी का जो कार्यकाल है वो 3 महीने और बढ़ा दिया गया है। फरवरी 2019 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर के बोर्ड नियुक्त किया गया था इन्हें 2019 में, और अभी इन्हें 3 महीने के लिए और इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये जो है जो प्रमोद चंद्र मोदी जो है वो 1982 बैच के अधिकारी रह चुके हैं और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर के आयकर विभाग की नीति निर्माण के लिए नोडल एजेंसी भी है और आयकर विभाग के वित्त मंत्री के अधीन कार्यकर्ता भी हैं। तो इनका आपको नाम याद रखना है। इनका 3 महीने कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभी हाल ही में भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने के लिए बनी सहमति की घोषणा की है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है नेपाल, चीन, रूस या फिर जापान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। भारत और चीन देश ने दोनों देशों के बीच हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति की घोषणा की है। हाल ही में आपको याद रखना है कि दोनों देश के बीच में एक हॉटलाइन स्थापित करने का निर्माण किया गया है जो भारत की विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री के बीच टेलीफोनिक वार्ता के दौरान हुआ है। इन्होंने टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंसिंग किया है जिसके दौरान इसकी घोषणा की गई है। अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि हॉटलाइन जो है दोनों देशों के बीच समय पर संचार और विचारों के आदान प्रदान को सहायक करेगी। विचार भी आदान प्रदान होंगे और संचार भी आदान प्रदान होंगे इसके थ्रू। हाल ही में दोनों देशों के बीच सीमा से सैन्य वापसी को लेकर समझौता किया है। सैन्य वापसी को भी लेकर भी इन लोगों ने समझौता किया है जो कि वास्तविक नियंत्रण रेखा जिसको क्या कहते हैं लॉक लाइन है उसको इस पे शांति को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर वार्ता किया गया है। उसको और बढ़ावा दिया गया है शांति को बढ़ावा देने के लिए लैक लाइन पे शांति को बढ़ावा देने के लिए इन लोगों ने समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभी किस राज्य के प्रसिद्ध संगीतकार बलदेव शरण नागर का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया है। आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे बिहार, झारखंड, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब के प्रसिद्ध संगीतकार बलदेव शरण नागर का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। उनके निधन की खबरें सुनकर संगीत कला की दुनिया में पूरे शौक सी लहर दौड़ गई है और बलदेव शरण नागर का जन्म नकोदर पंजाब में हुआ था। ये संगीत में इन्होंने शुरुआती शिक्षा प्रदान की थी जो कि इनके पिता से ही प्रदान किया था। उनके पिता का नाम है पंडित केशर चंद से ली थी उन्होंने। ठीक है, इनकी जो संगीत की शिक्षा जो ली थी उन्होंने अपने पिता से ली थी और इन्होंने साल 1973 में डीएवी कॉलेज में संगीत प्रोफेसर भी ज्वाइन किया था। ये संगीत प्रोफेसर भी रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभी हाल ही में किस राज्य की सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% राज्य के युवाओं के लिए आरक्षित करने का मंजूरी दिया है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है हरियाणा, झारखंड, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्रों में अब स्थानीय लोगों को 75 आरक्षण देने का फैसला किया है, मंजूरी दी है। हरियाणा के राज्यपाल जो सत्यदेव नारायण आर्य ने विधेयक को मंजूरी दी है। इन्होंने मंजूरी दी है विधेयक को जिसकी वजह से 75% तक आरक्षण रहेगा। किसके लिए आरक्षण रहेगा? जो युवाएं हैं युवाओं के लिए आरक्षण रहेगा। इस विधेयक के दायरे में
राज्य में निजी कंपनियां, सोसाइटी, ट्रस्ट, साझेदारी, फार्म्स, सब कुछ आते हैं। ठीक है। विधेयक योग्य लोगों को उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, मतलब जो लोग हैं उनको योग्यता की वजह से उनको नौकरियां, बहुत सारे उम्मीदवार हैं जिनका प्रशिक्षण और प्रावधान करता है, प्रशिक्षण होगा फिर प्रावधान होगा, उसके मुताबिक इनको नौकरियां मिलेंगी। बिल के मुताबिक आरक्षण कानूनी नहीं मानने वाली कंपनियों पर जुर्माना भी लगाने का प्रावधान किया है, मतलब अगर जो ऐसा नहीं करेगा उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा और लोकसभा टीवी का विलय के बाद इसे अब क्या नाम दिया गया है? आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है दिल्ली टीवी, संसद टीवी, आत्मनिर्भर टीवी या फिर लोक कल्याण टीवी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद टीवी। राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का विलय हो गया है और अब नए चैनल का नाम रखा गया है संसद टीवी होगा। ठीक है, नए संसद का नाम क्या होगा? नया चैनल को जो नाम होगा वो क्या होगा? संसद टीवी। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी रवि कपूर को 1 साल के लिए इसका सीईओ नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? इसका सीईओ रवि कपूर को नियुक्त किया गया इसका सीईओ। और बता दें कि इन दोनों चैनल का विलय के लिए नवंबर 2020 में राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला दोनों ने इस पैनल का गठन किया था और इस पैनल की सिफारिश की थी दोनों चैनल को विलय करने के लिए। इसकी सिफारिश भी कर दी थी 2020 में और अब इस बार इसका विलय हो चुका है और विलय करने के बाद इसका नाम हो गया है संसद टीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी केंद्र सरकार ने साल 2035 तक समुद्री परिवहन क्षेत्र में निम्न में से कितने अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शंस हैं 92 अरब करोड़, 52 अरब करोड़, 82 अरब करोड़ या फिर 12 अरब करोड़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 अरब करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा है कि देश समुद्री नौवहन क्षेत्र के विकास के लिए 2035 तक विभिन्न परियोजनाओं के लिए 82 अरब करोड़ का निवेश करने का घोषणा किया है। बंदरगाहों के विकास के साथ साथ जलमार्गों का विकास, लाइट हाउस के आसपास पर्यटन बढ़ावा देने को कदम उठाए गए हैं। इसके अंदर बहुत सारे कदम उठाए गए हैं जलमार्गों के विकास के लिए, लाइट हाउस के विकास के लिए और बंदरगाहों के विकास के लिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत की तटीय सीमा के साथ 189 प्रकाश स्तंभ हैं। इनमें से सरकार के पास केवल 78 स्तंभ के उनके विकास की योजना पर काम कर रही है। मीन्स अभी पूरे के पूरे कितने हैं? 189 है प्रकाश स्तंभ हाउस लाइट पर, 78 पे भी काम कर रही है और उसके बाद बाकियों पे काम करना स्टार्ट करेगी, विकास के काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? आप इसका करेक्ट, आपके ऑप्शन है यहाँ पे 120 करोड़, 125 करोड़, 110 करोड़ या फिर 101 करोड़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 101 करोड़। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए 101 करोड़ की मंजूरी दी है। राज्य के 50,000 छात्रों को यह छात्रवृत्ति मिलेगी और इसके अलावा जो मुख्यमंत्री ने 3 आकांक्षा और 68 दूसरे होटल्स का उद्घाटन भी किया है। यही मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने यह भी कहा है कि होटल्स में रहने वाले 5.78 लाख जो छात्र हैं उनको माय होटल कार्ड भी लॉन्च किया जाएगा, जिससे वो उनको होटल भी दिया जाएगा, उसमें हॉस्टल भी दिया जाएगा जिसमें वो रह सकते हैं। ठीक है, तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कितने 110 करोड़ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए इतने 101 करोड़ की मंजूरी दी है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी भारतीय पहलवान ने हाल ही में महिलाओं
के 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है, आपको उसका नाम बताना है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन से पूजा ढाढा, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट या फिर नेहा राठी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनेश फोगाट। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इस स्पर्धा में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने विश्व के 7वें नंबर के खिलाड़ी बेलारूस की जो वेनेसा है उन्हें हराया है और फाइनल में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। विनेश फोगाट ने एशियाई खेलों में कांस्य पदक भी जीता था और इसके अलावा 2018 में एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक भी जीत चुकी हैं और 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीत चुकी हैं। तो इनसे चीज़ें सारी बातें आपको याद रखनी है, सारी बातें इनसे जुड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके पास ऑप्शन है मोहित अग्रवाल, रवि कपूर, संजय खान या फिर राहुल सचदेवा। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था कि इसके जो अधिकारी बने हैं, CEO बने हैं, वो कौन बने हैं, रवि कपूर जो है लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिलाकर जो संसद टीवी बनी है उसकी प्रक्रिया तो शुरू कर दी गई है और इसकी जो CEO बने हैं वो कौन बने हैं, रवि कपूर 1 साल के लिए बने हैं। 1 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया है। और ये भी पता होना चाहिए कि ये रवि कपूर जो है वो 1986 बैच के असम मेघालय कैडर के हैं। इन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और यह कपड़ा मंत्रालय के सचिव भी रह चुके हैं। साथ ही साथ खान और खनिज, वन और पर्यावरण, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के मामलों में ये सार्वजनिक उद्यम की भूमिका निभा चुके हैं। ठीक है, तो अब इन्हें क्या CEO नियुक्त किया गया है संसद टीवी का। और संसद टीवी क्या है, संसद टीवी जो है वो लोकसभा और राज्यसभा की जो टीवी जो है उन दोनों का विलय हो गया, उसका नाम रख दिया गया है संसद टीवी। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, आज तक के क्वेश्चन, मीन्स ये पूरे 1 हफ्ते के क्वेश्चन है आपके लिए फर्स्ट वीक के। तो आज आपके लिए एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से कि आपको इसका आंसर बताना है कि राज्यसभा और लोकसभा टीवी का विलय के नाम अब इसे नाम क्या दिया गया है, कौन सा नाम दिया गया है इनका विलय करने के बाद। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है दिल्ली टीवी, संसद टीवी, आत्मनिर्भर टीवी या फिर लोक कल्याण टीवी। कभी हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे 2-3 बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। और इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक का मैं लेके आऊँगी आपके लिए करंट अफेयर्स, और ये फर्स्ट वीक का हमारा करंट अफेयर्स था। थैंक यू फ्रेंड्स।